कैसे हो आप सब? आशा करता हूं ठीक होंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहेंगे, जो भी बच्चे अभी नए हैं हमारे चैनल पर, और भी क्लासेस हैं, इसके पहले वाली क्लासेस दूसरी सीरीज जो चल रही है उसको पहले देख लें, और आज की क्लास ट्यूशन की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता मतलब आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा। उस समय की जो स्रोत थे हमें प्राप्त हुए हैं वो क्या थे? अपठित थे। लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन वो क्या थे? अपठित थे, जिसको अभी भी पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बात करेंगे। हिस्टोरिक पीरियड कब से स्टार्ट हो रहा है, इसके साक्ष्य क्या थे? तो ऐतिहासिक पीरियड के जो साक्ष्य हैं वो हमें लिखित मिले हैं और उसे क्या किया जा सका है? पढ़ा जा चुका है। जैसे इसके स्रोत हैं वेद। अगर वेद स्रोत है इसका मतलब स्टार्ट कहां से होगा? वैदिक एरा से। वैदिक काल से स्टार्ट होकर आधुनिक काल तक जो इतिहास चलता है वो क्या कहलाएगा? ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर इतिहास का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की, जो कि लुसेंट का चौथा चैप्टर है। वैदिक सभ्यता। आपने देखा सिंधु घाटी सभ्यता और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल से जब सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं तो चीजें अच्छे से बढ़ रही हैं और उसके प्रशासन की व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है। उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता से अगर हम वैदिक काल की तरफ चल रहे हैं, इसमें भी हमें क्या मिल रहा है? इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ऐसा माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा विकसित सभ्यता थी। विकसित सभ्यता मतलब इस सभ्यता का विकास जो है वो किसके द्वारा हुआ था? आर्यों के द्वारा। अब प्रश्न आता है कि आखिर ये आर्य कौन है? तो आर्यों की बात अगर हम करें तो मैक्स मूलर ने बताया, एक विद्वान है मैक्स मूलर, उन्होंने बताया कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए लोग हैं। ठीक है, आप जब इतिहास के अंदर आगे बढ़ रहे हैं तो एक चीज देखने को मिलेगा आपको, कोई भी देश किसी देश की तरफ आगे बढ़ता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक स्वार्थ होता है। वो स्वार्थ आर्थिक हो सकता है, वो स्वार्थ सामाजिक हो सकता है, वो स्वार्थ जो है राजनीतिक हो सकता है, वो स्वार्थ क्या हो सकता है? धार्मिक हो सकता है। जब आधुनिक भारत में जब पढ़ेंगे तो अंग्रेज भारत में आए, लेकिन उनका सबसे पहला जो स्वार्थ था वो था व्यापार करना। उनका ये स्वार्थ नहीं था कि हम भारत को क्या कर लेंगे? उपनिवेश बना लेंगे। लेकिन अंतोगत्वा जब भारत की स्थिति, भारत में रहने लगे, व्यापार करने लगे, अंतोगत्वा उन्हें लगा भारत देश को अगर अपना उपनिवेश बना लिया जाए तो हमारे जो संसाधन है, हमारे देश में संसाधन बन रहे हैं, एक बड़ा बाजार जो है हमें भारत में मिल जाएगा। भारत को बाजार बनाने के चक्कर में भारत को उपनिवेशी बना लिया गया। ठीक है, उसी प्रकार जब भी किसी सभ्यता से आगे बढ़ रहे हैं तो सभ्यता में स्वार्थ को साधने के लिए लोग आगे बढ़ेंगे। प्राचीन काल में पहले देखा कृषि और पशुपालन का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। एक तरफ कृषि भी अपने चरम अवस्था पर है और पशुपालन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो उनका साधन क्या, आय का साधन क्या है? या तो पशुपालन है या तो कृषि है। तो मध्य एशिया से जो आर्य लोग हैं वो क्या करते हैं? वो आते हैं सिंधु और गंगा नदी वाले क्षेत्र में आर्य क्या करेंगे? आएंगे। ठीक है, और अपना यहाँ पे विकास करेंगे, अपना धर्म का प्रचार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इस चक्कर में अगर आर्यों को बात देखें तो आर्य जो है आते हैं कहां से? मध्य एशिया से। कहां आएंगे?
आएंगे पहले सिंधु घाटी क्षेत्र तक, फिर आएंगे कहां, गंगा क्षेत्र तक। ठीक है, तो इनका जो विकास मिलेगा वो कहां मिलेगा, गंगा क्षेत्र तक मिलेगा। जैसा कि हमने पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता है, एक नगरीय सभ्यता थी। क्लास में देखा हमने, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है वो कैसी है, ग्रामीण सभ्यता। क्या है, ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता है। दूसरा, वैदिक सभ्यता में जो स्रोत हमें मिले हैं, जो वेद मिले हैं, वेद में किस भाषा का उल्लेख किया गया है, तो संस्कृत भाषा। ठीक है, तो वैदिक काल में जो भाषा प्रचलित है वो कौन सी है, संस्कृत है। और एक सभ्यता कैसी है, ग्रामीण सभ्यता है। बच्चा, अभी तक जो क्लास चला है आप लोगों का, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का उठा के देखेंगे, हूबहू लाइन टू लाइन, फैक्ट टू फैक्ट बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। आप क्लास करने के बाद जो भी क्लास कर रहे हैं उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें, उससे आपको लगेगा कि हमारी पढ़ाई कितनी बेहतर हो रही है, किस हद तक हम अपने आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ये रूटीन फॉलो कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए और आपकी सफलता के लिए एक मुकाम हासिल करेगा। ठीक है बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक ग्रामीण सभ्यता है, आर्य को द्वारा विकसित सभ्यता है, तो इसे क्या करेंगे, इसको हम दो वर्गों में बांटेंगे। ठीक है, दो काल में बांटेंगे। एक होता है ऋग वैदिक काल, यह है 1500 बीसी से 1000 बीसी। दूसरा बटेगा लेटर पीरियड, उत्तर वैदिक काल, ये आपका है 1000 बीसी से 600 बीसी तक। ठीक है, दो एरा में वैदिक काल को हम बांटते हैं और इसमें पहला जो काल है वो ऋग वैदिक काल है। अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में है तो सबसे पुराना वेद। ठीक है, जो हमें साक्ष्य मिले हैं, ऐतिहासिक स्रोत जो मिले हैं वो क्या है, वेद है। वेदों में हमें इतिहास का वर्णन मिलता है। तो ऋग्वेद की बात हो रही है तो पहले हेडिंग डाल लीजिए ऋग्वैदिक काल, और उसमें क्या है, वो ऋग्वैदिक काल कैसी है, 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी। ठीक है, एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी भी पढ़ाई स्टार्ट करिए, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कब, क्यों, कैसे पे अगर आप प्रश्न करेंगे किसी भी टॉपिक पे तो आपके पास बहुत सारे उत्तर आएंगे और वो उत्तर आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो आपके दिमाग में, ऐसे होता है ना, कंप्यूटर आप चलाते हो, कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, एक परमानेंट मेमोरी होती है, एक कैश मेमोरी होती है। तो परमानेंट मेमोरी और कैश मेमोरी में अंतर ये है, जो परमानेंट मेमोरी है फिक्स्ड मेमोरी है, और कैश मेमोरी क्या कहता है, हमेशा डिलीट करने के लिए कहता है, भर जाता है तो डिलीट कर लेते। तो परमानेंट कैश से परमानेंट बनना है अगर आपको, तो आपको निरंतर प्रयास करना होगा। ठीक है, तो आपको कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो क्या कारण है चैप्टर का, क्यों आया, कैसे आया और कब आया, अगर ये तीन चीज पर अगर ध्यान देके पढ़ेंगे तो वो जो है आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। जब परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगी कभी भूलेंगे नहीं, तो कोई भी एग्जाम दीजिए उस टॉपिक से अगर प्रश्न आता है तो आप कर लेंगे, आपको रिवीजन का भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आते हैं हम ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी। ठीक है, ये क्या है, एक ग्रामीण सभ्यता है। इसमें ऋग्वैदिक काल में भाषा क्या है, संस्कृत भाषा। ठीक है, और आता है आर्यों का आगमन है।
आर्य का मतलब होता है, प्रश्न पूछा है कई बार, आर्य को क्या कहते हैं? आर्य का मतलब श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य को श्रेष्ठ माना जाता है या कुलीन माना जाता है। इनमें से प्रश्न पूछता है, इनमें से श्रेष्ठ और कुलीन किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो आर्यों को माना जाता है। आर्य कहां से आए? मध्य एशिया से आए। आर्य किस लिए आएंगे? आर्य व्यापार और कृषि के लिए भारत में आएंगे। कहां आ रहे हैं? सिंधु और गंगा नदी वाले क्षेत्र में। यहां तक डाउट क्लियर है आप लोगों का? ठीक है। अब आते हैं, जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमेशा जब भी पढ़े तो उसमें उसके सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, ठीक है, इन फैक्टर्स को लेकर अगर सोचेंगे तो बहुत कुछ निकल के आएगा। बात करेंगे जब आर्थिक पे, बात करेंगे तो प्रशासनिक पे, बात करेंगे राजनीतिक पे, तो एक आपको मोटो मिल जाएगा। देखिए, ये जो क्लास कर रहे हैं बस प्री के लिए उपयोगी नहीं है, ये आपके मेंस के लिए भी उपयोगी है। प्रश्न पूछ लिया, वैदिक काल की सभ्यता क्या है और इसके आर्थिक एवं सामाजिक कारणों की व्याख्या करें, 200 शब्द में पूछ दिया। तो आर्थिक और सामाजिक चीजें यहां जान लेंगे तो लिखने में आसानी होगी। ठीक है, आर्थिक कारण में कुछ फैक्ट होंगे, सामाजिक कारण में कुछ फैक्ट होंगे, प्रशासनिक कारण में कुछ फैक्ट होंगे जो आपका प्री क्लास में पूछ लेगा। तो जब भी कोई पढ़ाई करिए, ऐसी पढ़ाई करिए जिसमें आपको दोनों में लाभ है। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रशासनिक व्यवस्था और राजनैतिक व्यवस्था की, किसकी? ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल की प्रशासनिक व राजनैतिक व्यवस्था, ठीक है, उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था की जब बात करेंगे तो सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? परिवार होती थी, या उसे कहते थे कुल कहते थे। सबसे छोटी इकाई प्रशासन की परिवार। व्यक्ति परिवार में पैदा होता है तो उस परिवार का प्रमुख कौन होता है? पिता। अर्थात उस परिवार का जो प्रशासनिक अधिकारी कौन है? पिता है। लेकिन उस काल में उसे क्या कहा जा रहा है? कुलूप कहा जा रहा है। ठीक है, तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? आपकी कुल। और कुल या इसको कहेंगे हम परिवार, और इसके मुखिया जो हो जाएंगे कौन होंगे? ऐसे लिख लेते हैं पहले, एक प्रशासन की इकाई और इधर लिख लेते हैं मुखिया। ठीक है, तो नीचे चलते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे छोटी इकाई क्या है सर? तो सबसे छोटी इकाई है कुल अब्लिक परिवार, और इसके मुखिया कौन है? कुलपति अब्लिक कुलूप। कुछ कुल को मिलाकर क्या बन रहा है सर? तो कुल को मिलाकर बन रहा है ग्राम। ठीक है, जैसे किसी वर्तमान समय में देखा जाए तो कई सारे घर को मिलाकर क्या बन रहा है? एक ग्राम बन रहा है। उसके ऊपर जाएंगे ग्राम पंचायत बनेगा, फिर उसके ऊपर जाएंगे जिला पंचायत बनेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट आएगा, फिर क्या आएगा? आपका राज्य आ जाएगा, और राज्य के बाद क्या आता है? राष्ट्र आ जाता है। उसी प्रकार उस समय की जो प्रशासनिक इकाई है, सबसे छोटा क्या हो रहा है? परिवार मतलब कुल है। ग्राम पंचायत मतलब ग्राम, उसका मुखिया कौन होता था? ग्रामीणी होता। कौन होता था? ग्रामीणी होता। ठीक है, उसके ऊपर आते थे विस। बहुत सारे
गांव का समूह क्या कहलाता है? वो कहलाता था विस कहलाता था। विस का इसके मुखिया होते थे विसपति। ठीक है, इसके ऊपर था जन, और इसके मुखिया राजन, और सबसे ऊपर था राष्ट्र, और राष्ट्र के मुखिया कौन होता था? राजा होता। ठीक है, वर्तमान परिदृश्य में देखें तो ये हो गया आपका राज्य हो गया, ये हो गया जिला हो गया, ये हो गया ब्लॉक हो गया, एक ग्राम हो गया, और ये क्या हो गया? आपका परिवार हो गया। राष्ट्र, राजा वर्तमान समय में आपका कौन? आपका राजा का मतलब मुख्यमंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री। जन मतलब जिला, और इसका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है सर? प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मैं विधायिका की बात नहीं से, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग अलग है, तो कार्यपालिका में बात करेंगे तो जन क्या मतलब? राजन हुआ। मीन्स आजकल के जिला का जो है मुखिया कौन है? हमारे जिला अधिकारी। ठीक है, फिर आता है विस। विस के मुखिया विसपति, वर्तमान समय में ब्लॉक प्रमुख। ग्राम प्रधान जी हमारे। उसके बाद आता है परिवार, हमारे मम्मी पापा जो हमारे हैं परिवार के मुखिया हो गए। तो उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार की थी, जिसमें ये प्रशासनिक इकाइयां थी, और ये क्या थे? मुखिया थे। इसी में बढ़ा चढ़ा के प्रश्न कैसे पूछेगा ये समझिए। पूछेगा आरोही क्रम में, पूछेगा वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की इकाइयों को आरोही क्रम में या असेंडिंग आर्डर में प्रस्तुत निम्न में से कौन सा सही है? या पूछेगा वैदिक काल में जो प्रशासन की इकाई है वो डिसेंडिंग आर्डर में कौन सा सही है? ठीक है, या एक तरफ लिखेगा प्रशासन इकाई, एक तरफ मुखिया लिखेगा, और उसमें थोड़ा झोल मोल कर देगा और मिलाने वाले प्रश्न पूछ देगा। सिंपल सा क्वेश्चन। ग्राम के मुखिया को क्या कहते हैं? कुल के मुखिया को क्या कहते हैं? एक नंबर क्वेश्चन, फैक्ट वाले क्वेश्चन। विश्व के मुखिया को क्या कहते हैं? जन के मुखिया को क्या कहते हैं? और राष्ट्र के मुखिया को क्या कहेंगे? तो यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि क्या है चीजें? ठीक है, अब ये तो हो गया, प्रशासन हो गया। अब इसमें कुछ क्या होंगे? प्रशासनिक अधिकारी भी होंगे। क्या होंगे? प्रशासनिक अधिकारी। तो कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रमुख अधिकारी क्या करेंगे? प्रमुख अधिकारी की बात करें तो पहला है धार्मिक अधिकारी। सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता था? धार्मिक अधिकारी। वैदिक ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? धार्मिक अधिकारी। और धार्मिक अधिकारी कौन है? किसका नाम क्या है? पुरोहित। मतलब पुरोहित का मतलब जो वर्तमान समय में हम पंडित जी को लोग देखते हैं वो पुरोहित। तो पुरोहित धार्मिक अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी कब का? ऋग्वैदिक काल का। ठीक है, उसमें भी दो प्रकार के पुरोहित थे, एक रूढ़िवादी थे और एक थे उदारवादी। दो तरह के पुरोहित है, एक रूढ़िवादी और एक है उदारवादी। ठीक है, रूढ़िवादी में नाम आता है वशिष्ठ का और उदारवादी में नाम आता है विश्वामित्र का। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा विश्वामित्र द्वारा ऋग्वेद में किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, किसको समर्पित है, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्योंकि ये चीजें आपको पढ़ा दी गई है। ठीक है, दूसरा अधिकारी था गुप्तचर और इसे कहते थे स्पष्ट कहते थे। ठीक है,
आज का सीबीआई, आज का आईबी, गुप्तचर विभाग था, उसे क्या कहते थे, हम स्पष्ट कहते थे। और तीसरा था, क्योंकि मैंने बताया था उस समय दुर्ग का निर्माण होता था, तो एक अधिकारी था दुर्गपति, या दुर्ग का अधिकारी कहते थे इसको, दुर्गपति। और ये था पूरब था, ठीक है। और ये क्या करता था, जहां पे रहता था उस किले की रखवाली करता था, ठीक है। चौथा अधिकारी था चारागाह या गोचर भूमि का अधिकारी, वो था वाजपति। वाजपति। एक अधिकारी और था सूत रथकार। सूत रथकार, ये क्या थे, इन्हें कहते थे रत्नी। रत्नी की संख्या कितनी थी, 12, ठीक है। 5 अधिकारी थे जो परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा अधिकारी प्रश्न पूछेगा, ऋग वैदिक काल में सबसे बड़े अधिकारी किसे कहा जा सकता है, तो कौन था, पुरोहित थे। पुरोहित भी कैसे, 2 प्रकार के पुरोहित थे, एक थे रूढ़िवादी और एक थे आपके उदारवादी, ठीक है सर। रूढ़िवादी वो जैसे वशिष्ठ, रूढ़िवादी उदारवादी में क्या अंतर है, जो पुराने विचारों को लेकर चलेंगे, पुरानी बातों को लेकर चलेंगे, रूढ़िवादी होंगे। जो समय के साथ अपने बदलाव रखेंगे, क्या होंगे, उदारवादी होंगे। वो कौन थे, विश्वामित्र थे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी। गुप्तचर स्पष्ट, दुर्गपति किले की रखवाली, पूरब चारागाह, और गोचर भूमि का अधिकारी कौन था, वो वाजपति था, ठीक है। सूत रथकार वाले अधिकारियों क्या कहते थे, रतनी। 12 प्रकार के मतलब व्यवसाय, उस समय के विकसित कुछ व्यवसाय थे, उन 12 व्यवसाय को अधिकारी को क्या कहते थे, रतनी कहते थे। इसमें सूतकार होते थे, रथकार होते थे, उसमें डॉक्टर भी आ सकते हैं, जिनका जितना जो कर्म होगा उस हिसाब से उसमें 12 लोग होते थे, उसे क्या कहते थे, हम रतनी कहते थे, ठीक है। अधिकारी जो थे प्रशासनिक अधिकारी थे, लेकिन एक नोट कर लीजिएगा, ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में किसी न्यायिक अधिकारी की, न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं, ठीक है। ऋग वैदिक काल में कोई जज जैसा सिस्टम नहीं था, कोई न्यायिक अधिकारी नहीं था। उस काल में केवल प्रशासनिक अधिकारी थे, जिनको निम्न रूप में हम बांटा गया। प्रशासनिक इकाइयां क्या थी, उनके मुखिया को क्या कहते थे, उसके ऊपर क्या थे, उन जगहों का क्या था, एक अधिकारी होते थे जिनके बारे में हम जाने, ठीक है। एक चीज और था, जैसे वर्तमान समय में हम क्या कहते हैं, केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं। इसी में लोकसभा राज्यसभा था, उस समय क्या था, सभा और समिति, ठीक है। क्या उल्लेख है, एक प्रशासनिक इकाई थी सभा और दूसरी थी समिति, ठीक है। सभा श्रेष्ठ ऑब्लिक कुलीन वर्ग का समूह और आम
जनता का प्रतिनिधित्व। अगर लोकसभा राज्यसभा से कंपेयर किया जाए तो सभा मतलब राज्यसभा, समिति मतलब हमारा लोकसभा। ठीक है, ये क्या क्यों होती थी? तो क्यों होती थी? सभा और समिति जो प्रशासनिक इकाई होती थी राजा को सलाह देने के लिए। प्राचीन चीजें कुछ भी पढ़ो तो वर्तमान समय से जोड़ के पढ़ो। हमारे देश का मुखिया राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को सलाह मंत्रिपरिषद देता है। इसके उसके मुखिया कौन है? मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, वो क्या कौन किसको देता है? राष्ट्रपति को सलाह देता है। उसी तरह उस समय में राजा को सलाह देने के लिए दो समितियां थी, एक सभा थी और एक क्या थी? समिति थी। ठीक है, और समिति के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? ईशान कहते थे। क्या कहते थे? ईशान कहते थे। प्रश्न पूछा है कि ऋग्वैदिक काल में जो समिति का अध्यक्ष था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम क्या था? ईशान था। ठीक है, जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा में पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी भाग लेती हैं, उसी तरह सभा और समिति में भी स्त्रियों का क्या है? बोलबाला रहता था, मतलब भाग ले सकती थी। इस श्रेणी में देखा जाए, अगर आपकी राजनीतिक व्यवस्था में, आपके प्रशासनिक व्यवस्था में भी वर्तमान समय में स्त्रियों का बोलबाला है, इसका मतलब ये है उस समय स्त्रियों की दशा बहुत ही अच्छी थी, या स्त्रियां पुरुषों के साथ कंपेयर स्त्रियों को भी महत्व दिया जाता था। इसमें ऋग्वैदिक काल है। ठीक है, इसमें ही युद्ध का भी वर्णन मिलेगा। ठीक है, इसमें भी क्या मिल रहा है? युद्ध का वर्णन मिलेगा। और युद्ध के लिए एक शब्द है गविष्टि। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का उपयोग किया जाता है। अर्थात आखिर गविष्टि क्यों कहते थे? गविष्टि क्यों कहा गया, इसको बताते हैं कि गविष्टि क्यों। ठीक है, तो सर जो आर्य थे कहां से आए थे? मध्य एशिया से। कहा? इंडिया में। ठीक है, क्या करने आते थे? व्यापार या कृषि। ठीक है, तो मध्य एशिया में एक चीज था, यहां बहुत बड़े बड़े घास के मैदान थे, जिसकी वजह से मध्य एशिया के लोग क्या करते थे? पशुपालन का कार्य करते थे। तो जब वो भारत आते हैं तो उनकी कृषि के अलावा उन्हें क्या देखने को मिलता है? पशुपालन आता है उनको। तो व्यापार में क्या करेंगे? वो पशुपालन करेंगे। ठीक है, तो पशुपालन किसका कर रहे हैं? तो उस समय गाय बहुत ही महत्वपूर्ण पालतू जानवर है, उसी का पशुपालन कर रहे हैं। लेकिन जो आर्य आए थे अकेले तो आए थे, कबीले में आते थे। ठीक है, किसमें आते थे? कबीले में आते थे। और कोई जरूरी नहीं एक ही कबीला आया, पहले एक कबीला आया, फिर दूसरा कबीला आया, फिर तीसरा कबीला आया, ऐसे कबीला आया। तो व्यापार में क्या होगा? प्रतिद्वंदिता आएगी। एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए लोग क्या करेंगे? कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। तो रास्ता क्या था? युद्ध था। और युद्ध को क्या कहते थे? गविष्टि कहते थे।
गविष्टि अर्थात गायों की खोज। ठीक है, गायों की खोज के लिए आदियों में क्या होता था, युद्ध होता था। और वर्णन है कि गाय उस समय जो युद्ध था, युद्ध को क्या कहते थे हम, गविष्टि के नाम से जाना जाता है। कब, ऋग वैदिक काल में। ठीक है सर। अब आता है एक और युद्ध का वर्णन है, वो है दस राज्य युद्ध। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है और इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में, 7वें मंडल में। तो किसी स्पेसिफिक युद्ध का अगर वर्णन ऋग्वेद के किसी मंडल में, तो प्रश्न एक और आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, ऋग्वेद में कितने मंडल का उल्लेख किया गया है? पीछे क्लास में बताया गया है। ठीक है, तो कोई युद्ध होता है तो दो लोग लड़ते हैं, एक खुद व्यक्ति और दूसरा उसका अपोनेंट। तो ये जो युद्ध हो रहा है, राजा सुदास और 10 जनों के बीच में ये युद्ध हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, 10 राज युद्ध। ठीक है, प्रश्न पूछेगा सुदास कौन थे? तो सुदास भरत के कुल के थे। सुदास कौन थे? त्रित्सु वंश के थे। त्रित्सु वंश के थे जो भरत कबीले के थे। ठीक है, सुदास जो थे त्रित्सु वंश, सुदास किस वंश से थे? त्रित्सु वंश से थे। वो क्या था, एक कबीला था। किसके कबीले के थे सुदास? वो कबीला था भरत के कबीले के, जनजाति कबीला था। इसमें ये कौन थे? सुदास था। और सुदास के, मैंने बोला किसी भी शासन व्यवस्था में, प्रशासनिक इकाई में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? पुरोहित की। तो सुदास के पुरोहित थे विश्वामित्र। ठीक है, सुदास के पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र। किसी कारणवश सुदास और विश्वामित्र में क्या होता है? विवाद खड़ा हो जाता है। अब वो विवाद खड़ा होने के कारण सुदास किसको बना लेते हैं? अपना पुरोहित। तो सुदास अपना पुरोहित बना लेते हैं वशिष्ठ को। जब सुदास वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाते हैं, उस बात से नाराज होकर विश्वामित्र क्या करते हैं, 10 जन वाले जो कबीले और कबीले हैं, वहां के राजा लोग थे, उनसे क्या करते हैं, संपर्क साधते हैं और उनसे उनका कानाफूसी करते हैं, उनको खिलाफ भरते हैं। किसके? सुदास के खिलाफ। और ये युद्ध हो जाता है। ठीक है, और इसमें विजयी कौन होता है? तो इसमें विजयी होते हैं सुदास। कौन विजयी होता है? सुदास। ठीक है, तो इस युद्ध में विजयी कौन? सुदास। इसके पीछे की विजय किसका होता है? सुदास का होता है। इसके पीछे की कहानी ये थी, सुदास त्रित्सु वंश के क्या थे? शासक थे। और वो क्या थे? किसके थे? कुलीन। किसके वो थे? कुलीन थे। वो कुलीन थे भरत जन के कुलीन थे। और क्या होता है, सुदास के जो पुरोहित है विश्वामित्र और सुदास में किसी कारणवश क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है। इस मतभेद का फायदा विश्वामित्र उठाते हैं और तब क्या करते हैं, सुदास वशिष्ठ को बनाते हैं अपना पुरोहित। और विश्वामित्र क्या करते हैं, इस चीज से नाराज होकर दूसरे लोगों से उनके कानाफूसी करते हैं और उनके खिलाफ करते हैं। 10 लोगों के, एक दो लोगों को नहीं, सुदास के खिलाफ 10 लोगों के खिलाफ करते हैं और ये युद्ध होता है। अब पूछता है कि सर दशराज युद्ध जो है
कहाँ हुआ था? तो दसराज युद्ध परुषणी नदी ब्रैकेट में आज का रावी। तो प्रश्न, दसराज युद्ध परुषणी नदी के किनारे हुआ था, किसके किसके बीच? सुदास और 10 जनों के बीच। ठीक है सर, आज जो क्लास हमने पढ़ी इसमें वैदिक सभ्यता क्या है, वैदिक सभ्यता का विकास कैसे हुआ। तो वैदिक सभ्यता सबसे पहले आर्यों की सभ्यता मानी जाती है। ऐसा माना जाता है, कोई साक्ष्य पूरे नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है। एक विद्वान है मैक्स मूलर साहब, वो बताते हैं जो आर्यों का निवास स्थान था वो कहाँ था? मध्य एशिया। अर्थात आर्य जो है वो क्या है? मध्य एशिया से आए थे। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ लोग या कुलीन लोग, और वो लोग क्या करेंगे? शासन करेंगे। उस समय की जो व्यवस्था थी, उस सभ्यता का जो विकास था वो किस क्षेत्र में था? ग्रामीण क्षेत्र में था। जबकि प्रश्न आएगा सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? वो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, ग्रामीण और नगरीय में समझ गए। फिर आता है उसके सामाजिक प्रशासनिक कार्यों की बात जब करेंगे तो हम जानेंगे कि उस समय के जो सबसे छोटी इकाई प्रशासनिक इकाई थी वो कुल थी, और जो सबसे बड़ी इकाई थी वो क्या थी? राष्ट्र थी। राष्ट्र का प्रमुख कौन होता था? राजा होता था। कुल का प्रमुख कुलूप होता था, या उसे कुलपति कहते थे, या परिवार का मुखिया अर्थात पिता को भी क्या कह सकते हैं? उस छोटी इकाई कह सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी थे जिनके बारे में हम लोग जिक्र किए। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रमुख जो अधिकारी था वो कौन होता था? धार्मिक अधिकारी। वो कौन थे? पुरोहित थे। पुरोहित में भी 2 प्रकार के पुरोहित होते थे, एक रूढ़िवादी पुरोहित और एक होते थे क्या उदारवादी पुरोहित। रूढ़िवादी पुरोहित में कौन थे? वशिष्ठ थे। जबकि उदारवादी में कौन थे? उदारवादी में विश्वामित्र। इसमें युद्ध की भी बात कही गई है, और युद्ध किस कारण से होता है? संसाधनों की खोज के लिए कोई ना कोई युद्ध जरूर होता है। जब कई लोग एक ही संसाधन के पीछे पड़ जाएंगे तो उसको किसी एक को पाने के चक्कर में लोग क्या करेंगे? उसमें लड़ाई झगड़ा करेंगे और युद्ध का रूप ले लेगा। जब युद्ध का रूप ले लेगा तो युद्ध होगा। उसमें युद्ध का एक परिणाम में निकलता है, एक पक्ष क्या करता है? वो हारता है, और एक पक्ष क्या होता है? जीतता है। तो वैदिक काल में युद्ध को क्या कहते हैं? गविष्ट कहते हैं। किसके लिए किया जाता था युद्ध? संसाधनों के लिए। किस संसाधन के लिए? तो गाय की खोज के लिए कहा था। उसका नाम क्या है? गविष्ट। इसी में एक युद्ध का नाम, इसका नाम है दसराज युद्ध। दसराज युद्ध का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया। किसके किसके बीच? राजा सुदास के बीच, और किसके बीच? ये जो है 10 जनों के बीच। सुदास की कहानी बताया कि सुदास कौन थे? कृष्ण वंश के शासक थे। ठीक है, वशिष्ठ विश्वामित्र से विवाद होने का ये युद्ध हो जाता है। उसमें क्या होते हैं? सुदास विजयी होते हैं। तो ये थी प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था कहाँ की? हमारे ऋग्वैदिक काल की। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सामाजिक व्यवस्था के बारे में, या सामाजिक जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल की सामाजिक जानकारी में क्लास को इसी तरह करते रहिए। निरंतर एक क्लास चलती रह रही है। थोड़ा बहुत समय का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन डेली ये क्लास आप तक पहुंचेगी। तो आप बस निरंतरता बनाए रखिए, और साथ ही साथ आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको उस चैप्टर का महत्व समझ में आ रहा है। अगर किसी चैप्टर का महत्व समझना है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें सिलेबस प्राचीन इतिहास लिखा है तो यही प्राचीन इतिहास यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो निरंतरता बनाइए, पीवाईक्यू करिए, कमेंट करिएगा। अगर आपको जरूरत होगी या पीवाईक्यू पे भी क्लास लेने की, तो हम उससे भी पीवाईक्यू पे भी क्या करेंगे? क्लास लेंगे। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर जरूर करिए, ताकि और लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।